आज का हम लोग का टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बुक निकाल, पढ़ना शुरू कर। स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, हम लोग बुक दिनेश यूज़ कर रहे हैं। मीनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। Before we start studying the various problem and aspect of the economy, we must know about the structure of macroeconomics. By the structure of macroeconomics, we mean different sector of an economy which exchange goods and services between each other and form a circular flow of income. आपको इस चैप्टर में ये समझाएगा कि जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, कितने प्रकार के सेक्टर्स होते हैं हमारी इकोनॉमी में। तो बेसिकली हम लोग 5 प्रकार के सेक्टर्स पढ़ते हैं, लेकिन 4 मेन होते हैं। कैपिटल सेक्टर इसका बीच का पार्ट होता है। तो जो 4 सेक्टर हैं वो कौन कौन से हैं, देखो आपको नीचे में दिया हुआ है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। सेकंड टॉपिक मिला, हाउस होल्ड सेक्टर, बिजनेस सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये 4 सेक्टर, अलग अलग सेक्टर आपस में एक्सचेंज करते हैं। अभी आप लोग ऊपर में पढ़े हो, वो जो बोल्ड लाइन में लिखा है, क्या लिखा है, बाय स्ट्रक्चर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स वी मीन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी विथ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज। मतलब ना सिर्फ गुड्स का बल्कि हम सर्विसेज का भी एक्सचेंज करते हैं बिटवीन ईच अदर एंड फॉर्म अ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात किस चीज़ की हो रही है, इनकम के फ्लो की बात हो रही है कि इनकम का जो फ्लो है वो एक सर्कुलर फॉर्म कैसे बनाता है। मैं आप लोग को एक फेज समझाया था कि सबसे पहले सामान प्रोडक्शन हुआ। प्रोडक्शन में समझाया था ना सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन होना, बल्कि जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हो, तो ये सर्विसेज का भी प्रोडक्शन हुआ। तो गुड्स एज वेल एज सर्विस का मैं प्रोडक्शन किया, यहाँ से वो मेरे को क्या जनरेट करा, इनकम। इनकम मेरी जनरेट हो गई और वही इनकम फिर मैं एक्सपेंसेस कर दूंगा डिफरेंट फॉर्म से, और वो क्या बन जाएगा, एक्सपेंडिचर बन जाएगा। और वो एक्सपेंडिचर कहाँ होगा, इन्हीं गुड्स में होगा। अगर आप एक इंसान की बात करोगे तो यह आपको सर्कुलर फ्लो समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप पढ़ रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, हम एग्रीगेट डील्स कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ कि प्रोडक्शन करने वाला मैं सिर्फ हूँ, तो सिर्फ मैं नहीं हूँ, पूरा नेशन, पूरा ग्लोब एज अ प्रोडक्शन कर रहा है। तो प्रोडक्शन करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, ना सिर्फ मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, और भी बहुत सारी सर्विसेज हो रही, जैसे डॉक्टर की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई, एक टीचर की हो गई, एक चार्टेड अकाउंटेंट की हो गई। इवन गुड्स भी अलग अलग प्रकार के प्रोड्यूस हो रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट आर प्रोड्यूसिंग इन अ कंट्री। तो साल भर में हम कब की सर्कुलर फ्लो देख रहे हैं, एक साल भर में या एक पीरियड ऑफ टाइम में फ्लो, इनकम का फ्लो कैसे चलते रहता है। बोलते हैं ना, पैसा हाथ का मैल है, कहीं रुकता नहीं है, आते जाते रहता है। बस वही बात है कि क्यों नहीं रुकता है, क्योंकि मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन मनी को मेज़र करना स्टॉक है। मनी एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसको मेज़र करना एक स्टॉक है, क्योंकि वो जब मेज़र करते हैं तो उसको एट अ पॉइंट ऑफ टाइम मेज़र किया जाता है कि मनी की सप्लाई कितनी है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकम कैसे जनरेट होगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सेक्टर्स कौन से कहलाते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर 4 प्रकार से सर्विसेज देता है। कैसे कैसे देता है ये मैं आगे समझाऊँगा। फिर वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या जनरेट करता है, फर्म सेक्टर, इनकम। और फिर वही इनकम को बाद में, जैसे आज मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ और मैं आपको यहाँ पढ़ा के मेरे को कोई इनकम अर्न कर रहा हूँ, मैं कुछ पैसा मिला मुझे, मैंने कुछ पैसा कमाया। अब ये पैसा मैं बाहर जाके क्या करूँगा, कुछ सामान खरीदूँगा कि नहीं। मैंने आपको सर्विस प्रोड्यूस करी, उससे मेरे को इनकम जनरेट हुई। वो इनकम मैं बाहर जा कर के कुछ खर्चा करूँगा। सपोज़ कर लो मैं बाहर जाके आइसक्रीम परचेज़ किया और आइसक्रीम खाया, तो किसी ना किसी ने आइसक्रीम जनरेट करी होगी, और आइसक्रीम से उसको क्या बन रहा होगा, तो मेरी एक्सपेंडिचर उसके लिए क्या बन रही होगी, इनकम बन रही होगी। लेकिन मेरे जेब से तो एक्सपेंस बन गया ना, और वो एक्सपेंडिचर एक्चुअल में कहाँ गया, उस प्रोडक्ट के बदले मिला ना। तो वो प्रोडक्शन से इनकम, और फिर उसकी इनकम जो आइसक्रीम वाले की इनकम बनी, फिर वो भी कहीं एक्सपेंसेस कर रहा होगा। तो ऐसे करके एक साइकिल चलते रहता है। और अगर हम बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी में अगर जैसे 200 लाख करोड़ की हमारी जीडीपी थी पिछले साल की, 2019 की 200 लाख करोड़ की साल भर की जीडीपी थी, 200 लाख करोड़ की। तो वो 200 लाख करोड़ से इतने बार फ्लो हुआ होगा, कितने अलग अलग हेड में, लीगली भी और इलीगल। अच्छा, आप बोलते हो क्या लीगल, जैसे हमारा जीडीपी जो आ रहा है, ये जीडीपी का जो हम कैलकुलेशन करते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन साल भर में, ये हमारा कितना आया, 200 लाख करोड़। और अगर मैं इसको देखूं 200 लाख करोड़ से सामान क्या हुआ होगा, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई होगी, कौन सी वाली,
लीगल वाली जो रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसे सामान जो ट्रेस नहीं कर पा रही होगी गवर्नमेंट की, ये भी प्रोड्यूस हो रहा है MSME स्केल के, मतलब मीडियम स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के जो सामान प्रोड्यूस हो रहे होंगे, भाई वो भी तो प्रोडक्शन हो रहा है ना, लेकिन वो तो ट्रेस नहीं हो पा रहा है। तो इसका मतलब हमारी जीडीपी एक्चुअल में जितनी दिखती है उससे कई गुना ज़्यादा होती है। ये एक ऑफिशियल जीडीपी रिकॉर्ड है जो गवर्नमेंट निकालती है, लेकिन अनऑफिशियली भी तो कितने सारे काम होते हैं ना, जहाँ से प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में नहीं आ पा रहा है, हमारे इकोनॉमिस्ट उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारी जीडीपी एक्चुअल से बहुत ज़्यादा होती है, पर वो काफ़ी नहीं है क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करें किसके साथ, चाइना के साथ, तो चाइना की जीडीपी हमसे करीब करीब 20-30 टाइम्स ज़्यादा है। और हमारे पास भी ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बीच का डिफरेंस। हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं, अप्रॉक्स हमारा इंपोर्ट है 70 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट है एक साल का, पिछले साल 2019 का बता रहा हूँ मैं। और एक्सपोर्ट जो हम करे थे उनको सिर्फ 17 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट करे थे, तो वहाँ पे एक गैप है, 53 बिलियन डॉलर्स का गैप है वहाँ पे। तो ऐसे ही इंडिया का इंपोर्ट शुरू से ज़्यादा रहा है, इसीलिए तो हमको 7 बिलियन डॉलर्स की ज़रूरत पड़ी थी 1991 में, जिसके कारण से हमको इकोनॉमिक रिफॉर्म लाना पड़ा था अपनी कंट्री में, क्योंकि वो एक शर्त रखी गई थी IMF के द्वारा कि अगर आपको लोन चाहिए है तो आपको LPG लाना पड़ेगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को आपको अडॉप्ट करना पड़ा था। और किसकी सरकार थी उस समय? INC की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। देखो इधर देखो, तो आपको ये बात समझ में आई कि ये 200 लाख करोड़ एक पॉइंट ऑफ टाइम पे बना, मतलब 200 लाख करोड़ का आपका प्रोडक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं पूरे फ्लो को ओवरऑल बोलूं तो कितने का फ्लो बना होगा? 200 प्लस 200 प्लस 200, तो 600 लाख करोड़ का फ्लो हुआ। 600 लाख करोड़ का फ्लो हुआ ना। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कितने की बनी? 600 लाख करोड़ की। पर एक्चुअल में वो था कितना एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब उसको मेजर करें? मनी का सप्लाई है कितना? 200 लाख करोड़। पर जब वो फ्लो बना तो वो कितने की जनरेट करा होगा? 600 लाख करोड़ की। तो ये डिफरेंस समझ में आया कि मनी को हम लोग एक स्टॉक टाइम पे क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि विंडो ड्रेसिंग हो जाती, समझ लो, ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाता, गलत मैनिपुलेट हो जाता, हमारा अमाउंट कई गुना ज़्यादा आ जाता एक्चुअल से अगर हम उसको फ्लो में कैलकुलेट करते मनी के फ्लो को। तो ये बात भी आपको यहाँ से क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखो 4 प्रकार के क्या सेक्टर होते हैं। तो 4 प्रकार के सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा दिया हुआ है क्या? बिजनेस सेक्टर, तीसरा दिया हुआ है क्या? गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ देखना ध्यान से, हाउस होल्ड सेक्टर क्या क्या चीज़ें देता है। तो देखो मैं अगर 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करूं, देखो एक्चुअल में तो ये पांचों सेक्टर एक साथ इकोनॉमी में क्या होते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं और ये फ्लो बनाते हैं प्रोडक्शन, इनकम, एक्सपेंडिचर का। लेकिन अभी हमको इंडिविजुअली एक एक करके समझना है ना कि कोई एक सेक्टर दूसरे सेक्टर को कितना ज़्यादा अफेक्ट करता होगा और उसके इन रिटर्न में क्या बना है। तो हम जब सिर्फ 2 लोग का पढ़ते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर का एक, तो हम लोग इसको बोलते हैं 2 सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इकोनॉमी में क्या है। जब हम ये 3 का पढ़ते तो 3 सेक्टर क्या है, और जब हम 4 का पढ़ते तो 4 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, और जब हम 5 का पढ़ते हैं मतलब कैपिटल भी उसमें आ जाता है, मतलब बैंकिंग सिस्टम हमारा, तो वो 5 सेक्टर इकोनॉमी होता है। आपका 4 सेक्टर इकोनॉमी और 5 सेक्टर इकोनॉमी CBSE में इंक्लूड नहीं है, CBSE के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, आपको सिर्फ 3 सेक्टर इकोनॉमी तक है। लेकिन फिर भी हम नॉलेज पर्पस के लिए 4 सेक्टर और 5 सेक्टर इकोनॉमीज आगे के वीडियोस में कवर अप आपके लिए कर देंगे। अब बात करते हैं पहले 2 सेक्टर इकोनॉमी की, 2 सेक्टर इकोनॉमीज की, दैट इज हाउस होल्ड सेक्टर और बिजनेस सेक्टर। ये डायग्राम आपको बुक्स में मिल जाएगा। हाउस होल्ड सेक्टर में ना सिर्फ ओनर आता है बल्कि जो वो सर्विसेज देने वाले लोग हैं वो भी हाउस होल्ड सेक्टर के ही पार्ट माने जाते हैं। मतलब ऐसे जितने भी लोग जो प्रोडक्शन करने में गुड्स को और सर्विसेज को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो हेल्प कर रहे हैं वो किस सेक्टर के पार्ट माने जाते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के। आई बात समझ में? और उसके बदले उनको रिटर्न में क्या मिलेगा? ये बिजनेस सेक्टर उनको इनकम देगा। तो ये अपनी क्या देंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे। क्या देंगे? फैक्टर सर्विसेज देंगे। अब ये क्या फैक्टर सर्विस देंगे? ये फैक्टर सर्विसेज मैं आपको बताऊंगा। और इनको इन रिटर्न में क्या मिलेगा? फैक्टर सर्विसेज के बदले में
फैक्टर पेमेंट। तो देखो ये फैक्टर सर्विसेज में क्या क्या देते हैं, जमीन दिए सबसे पहले तो बिजनेस करने के लिए, बिजनेस को क्या दिया, अपनी जमीन दिए या बिल्डिंग दिए। फिर क्या दिया, ये लेबर लगाए। अब लेबर मैं आपको बोला ना कि बिजनेसमैन में जो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लगता होगा प्रोडक्शन करने के लिए, वो कहाँ से आता है, हाउस होल्ड सेक्टर से। हाउस होल्ड सेक्टर क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विस, तो फैक्टर सर्विस का पार्ट हुआ लेबर, आया समझ में। तीसरा लगाते हैं ये कैपिटल, बिजनेस में अपने घर से इन्वेस्ट करे अमाउंट बिजनेस को रन करने के लिए। इसमें दो प्रकार का कैपिटल बन जाएगा उनका, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल उनके डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के काम आएगा बिजनेसमैन के, और फिक्स कैपिटल से वो फिक्स्ड मशीनरी और ये सारी चीज़ें परचेज करेंगे। और फिर फोर्थ होता है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ नीचे में, फैक्टर पेमेंट। ये था फोर्थ एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक, अब देखो इसके बदले में, फैक्टर सर्विस के बदले में क्या क्या फैक्टर पेमेंट मिलते हैं। जमीन और बिल्डिंग के बदले में इनको मिलता है रेंट, दूसरा इनको मिलता है लेबर के बदले में इनको मिलता है वेजेस और सैलरीज, ऐसे तो वेजेस मिलता है। तीसरा कैपिटल के बदले में इनको मिलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में ये ले जाते हैं प्रॉफिट। तो मेरी बात समझ में आई कि ये देखो यहाँ से जनरेट हुआ क्या, सर्विसेज, किसको, हाउस होल्ड सेक्टर से बिजनेस सेक्टर को, और ये यहाँ पे प्रोडक्शन बन गया। जैसे ही ये अपनी सर्विसेज दिए, इनके पास क्या बन गया, प्रोडक्शन का सामान बन गया, गुड्स और सर्विसेज का। उससे बायलेटरल ट्रांजैक्शन होता है ना, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस को, या सॉरी वो ट्रांजैक्शन भी नहीं कहलाएगा, वो ट्रांसफ़र कहलाएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आर नॉट द पार्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, क्योंकि वो सिर्फ वन साइडेड होते हैं, उससे इन रिटर्न में कुछ नहीं मिलता है। तो सर्कुलर फ्लो का ये कब बनेगा, प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर का फेज फ्लो का तभी बनेगा जहाँ पे बायलेटरल प्रोसेस हो। तो ये हम सर्कुलर फ्लो में नहीं देखते। देखो इनकम के सर्कुलर फ्लो में देखेंगे, पर ऐसे जो फैक्टर सर्विसेज मिल रही ना, फैक्टर पेमेंट के बदले में, ये जो हम बना रहे थे ना कि इन रिटर्न कुछ कर रहे हैं तो कुछ दे रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिलेटरल चीज़ें नहीं आएंगी। देखो जब बात हम ना सर्विसेज की करेंगे और उस सर्विस के पेमेंट के लिए करेंगे, तो यहाँ पे मनी का जो यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन है वो नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ बायलेटरल आएगा, कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जब हम देखेंगे ना, या फिर कैपिटल सेक्टर के साथ देखेंगे, तो सब्सिडीज़ और एक साइड से आना, वो पैसे का आना है, रेमिटेंस है, तो वो सारी चीज़ें इनकम के फ्लो में आएंगी, पर इनकम जनरेशन के फ्लो में नहीं आएंगी। क्या बोला, डिफरेंस समझ में आया। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बनाते तो वहाँ पे वो यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस ट्रांसफ़र आएंगे, पर जब हम बिजनेस और हाउस होल्ड सेक्टर को देखते हैं तो यहाँ पे वन साइडेड पेमेंट विल नॉट बी कंसिडर्ड। आया बात समझ में। तो आप ऐसे ध्यान मत रखो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे प्रोडक्शन फेज को हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, हम इनकम के सर्कुलर फ्लो को पकड़ रहे हैं। तो इनकम में यहाँ पे आप इंक्लूड करोगे, ये बात समझ में, इंक्लूड करोगे किसको भी, इंक्लूड करोगे यूनिलेटरल ट्रांसफर को भी, और यूनिलेटरल ट्रांसफर को भी, और बायलेटरल ट्रांजैक्शंस को भी इंक्लूड करोगे, दोनों को इंक्लूड करोगे। मेरी बात समझ में आई। अब ये आपको दो सेक्टर इकोनॉमी में कैसे फ्लो होता है समझ में आया, प्रोडक्शन का। अच्छा ये क्या बन गया आपका, और ये हाउस होल्ड सेक्टर का बन गया क्या, इनकम। अब इस इनकम को वो अलग अलग जगह में बने हुए अलग अलग बिजनेस सेक्टर्स के और भी जो डिफरेंट सर्कुलर फ्लो चल रहे होंगे, वहाँ पे क्या कर रही होगी, एक्सपेंडिचर कर रही होगी। और जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, तो नेशनल इनकम में भी हमारे पास ये तीन मेथड होता है। बताओ, जितनी कंट्री की जीडीपी बनी उतने से तो नेशन की इनकम बनेगी उस साल की, जितने से प्रोडक्शन हुआ वही तो इनकम जनरेट करेगा, और वो इनकम क्या जनरेट करेगा, एक्सपेंडिचर जनरेट करेगा। तो मजे की बात बताऊं, नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको तीनों को प्लस करना पड़ेगा, या तीनों में से कोई एक मेथड ले लो और उसमें से आपका निकल जाएगा नेशन में कितना इनकम हुआ। कौन सा वाला सही है, तीनों में से कोई एक निकाल लो, और एक निकाल के आपको बन जाएगा, अगर तीनों को प्लस करोगे तो 600 लाख करोड़ हो जाएगा। क्या 600 लाख करोड़ आपकी इनकम थी? नहीं, आपकी इनकम तो 200 लाख करोड़ थी ना। तो आप नेशनल इनकम निकालने के लिए कंट्री के लिए किसी भी एक मेथड का यूज़ कर सकते हो, आइदर ऑफ प्रोडक्शन मेथड, और ऑफ इनकम मेथड, और ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। मेरी बात समझ में आई आपको, क्लियर हुआ ये बात। इसीलिए अलग अलग इंडिविजुअल निकालते हैं, और जब हम नेशनल इनकम निकालेंगे तो वहाँ पे इनकम प्रोडक्शन मेथड से विल बी इक्विवेलेंट टू इनकम मेथड से विल बी इक्विवेलेंट टू एक्सपेंडिचर मेथड, वहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा।
ये टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड है, एक भी चैप्टर यहाँ का स्किप हुआ या एक भी आपकी क्लासेस स्किप हुई तो वीडियोस को पूरा देखना और एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पे 2 सेक्टर इकोनॉमी तो मैं आपको समझा दिया हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं आपको 3 सेक्टर इकोनॉमी में समझाऊंगा कि कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ होता है, और 3 सेक्टर इकोनॉमी नहीं, अब मैं डायरेक्ट 5 सेक्टर इकोनॉमी आपको समझाऊंगा कि कैसे पांचों सेक्टर में सर्कुलर फ्लो आपस में होते रहता है, जिसमें आपके ट्रांसफर पेमेंट्स भी आएंगे। थैंक यू।